सभी को नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे हैं और पहला जो लेसन अपना चल रहा था उसका आज फोर्थ पार्ट या अपन कह सकते हैं लास्ट वीडियो, मतलब आज के वीडियो में अपन ये लेसन कंप्लीट कर चुके होंगे। देखो, हमें लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कुछ नशीले पदार्थों को लेकर। अब इन नशीले पदार्थों में अपन ने गुटखे की, तंबाकू की, इनके बारे में जितना अपने लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतनी अपन चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मदिरा या अपन कह सकते हैं क्या, शराब। उस नशे की आज अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे जो हम हमारे समाज में देखें तो सबसे ज़्यादा जो नशे के रूप में काम में लिया जाता है वो क्या है, मदिरा या एल्कोहल। देखो, सबसे पहली बात तो वही कि मदिरा या शराब में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है। एक नंबर का प्रश्न बनता है डायरेक्ट। तो अपन ने नाम तो सुना होगा, सामान्य भाषा में कई बार सुना है ना, इसने एल्कोहल ले रखी है, इसका मतलब इसने शराब पी रखी है। मतलब इसमें मतलब जो नशीला पदार्थ पाया जाता है मदिरा में वो कौन सा पाया जाता है, एल्कोहल। और उससे अपन लिखेंगे क्या, एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो मदिरा में, चलो क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। 2 प्रश्न बनेंगे इसमें, एक छोटा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न। मदिरा में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। समझ गए बात। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ना आकर आपसे ये भी पूछ ले कि एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या होगा, C2H5OH। अब मदिरा से होने वाली हानियों को लेकर चर्चा कर लेते हैं अपन। मदिरा से होने वाली हानियां मतलब क्या नुकसान होता है। देखो, और जो नशीले पदार्थों की अपन ने चर्चा की थी, गुटखा तंबाकू मानते हैं वो बहुत नुकसानदायक है, गुटखा तंबाकू भी। लेकिन अगर सर्वाधिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक कोई सा नशा है तो वो कौन सा है, शराब। अपन ने सुना है ना कि भाई पहले इसके पास ये करोड़पति था और इसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दारू के चक्कर में सारा बर्बाद हो गया, राज रोड पे आ गया। मतलब आर्थिक रूप से सर्वाधिक नुकसान किस नशे में होता है, शराब की वजह से होता है, सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उस व्यक्ति की कमज़ोर होती है। कहते हैं ना, अरे यार इसके पास मत बैठ, ये तो दारू पीने वाला आदमी है। तो शराब पीने का पहला नुकसान अपन क्या बता सकते हैं, इससे आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती है। सिंपल सा पहला नुकसान अपन लिख लेते हैं, इससे आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमजोर होती है या सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती है। एक नुकसान तो ये अपन लिख सकते हैं। दूसरा, अगर लगातार कोई शराब का सेवन करता है तो उसका तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका केंद्र कहाँ से होता है, अपने मस्तिष्क से होता है। इसका मतलब लगातार शराब का सेवन करने से हमारे मस्तिष्क की जो यादाश्त क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो अपन एक लाइन में से लिखेंगे कि इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तथा व्यक्ति की यादाश्त कम होने लगती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तथा व्यक्ति की
यादाश्त कम होने लगती है, यादाश्त कम होने लगती है। क्या एक चीज़ बताओ, भयंकर किसी ने शराब पी रखी है, दारू पी रखी है, उसका उस समय खुद के शरीर पे कंट्रोल रहता है क्या? नहीं रह पाता। कई बार वो नाली में गिर जाता है, कई बार हो सकता है वो साधन चला रहा होता है तो साधन को कहीं भिड़ा देता है। मतलब हर इस जगह उसके साथ किसकी संभावना रहती है? दुर्घटना की संभावना रहती है। तो अपन तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे, मदिरा से स्वयं के शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है, इससे दुर्घटना की संभावना रहती है। इससे व्यक्ति का अपने शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है और इससे क्या होता है? इससे दुर्घटना की संभावना रहती है। दुर्घटना की संभावना। 3 पॉइंट कंप्लीट। लगातार अगर कोई शराब का सेवन करता है तो उसका लीवर भी खराब हो जाता है, लीवर जिसे अपन कहते हैं यकृत। तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं अपन, इससे व्यक्ति का यकृत, अगर लीवर याद रहे आपको तो लीवर भी लिख सकते हो, अगर इंग्लिश वाला याद नहीं रहे तो सिंपल भाषा में लीवर ऐसे भी लिख सकते हो। इससे व्यक्ति का यकृत या लीवर खराब हो सकता है। और देखो, लीवर खराब हो सकता है या फिर लीवर से संबंधित ही एक रोग होता है जिसे कहते हैं वसीय यकृत रोग। बताऊंगा इसमें क्या होता है। इससे वसीय यकृत रोग होने की संभावना रहती है। वसीय का मतलब वसा से संबंधित लीवर में रोग होता है। मतलब होता है क्या इसमें, देखो हमने ये तो देखा था कि हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। उनमें 3 पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके अलावा हालांकि विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, रेशे भी होते हैं, जल भी होते हैं, ये और भी कई पोषक तत्व रहते हैं। लेकिन 3 जो मेजर पोषक तत्व रहते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब ज़्यादा शराब का सेवन करने से ये वसीय यकृत रोग की संभावना रहती है। इस रोग में क्या होता है, वसा का तो संश्लेषण हो जाता है हमारे शरीर में, वसा को तो हमारा शरीर ऑब्जर्व करता रहता है, मतलब काम में लेता रहता है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं हो पाता। इसका मतलब हमारा शरीर केवल क्या ग्रहण कर पाता है? वसा ग्रहण कर पाता है। इससे रोग कौन सा हो जाता है? वसीय यकृत रोग होने की संभावना रहती है। ये अपने को मदिरा के बारे में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में अगला जो नशीला पदार्थ है उसकी अपन चर्चा करते हैं, और वो अपने किताब में दे रखा है क्या? अफीम। अफीम में भी देखो कुछ फैक्ट हैं जो अपने को रटने ही पड़ेंगे, याद ही रखने हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे एक नंबर के पर्सन बनने की ज़्यादा संभावना है अफीम में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम, पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम के पौधे का वैज्ञानिक क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। ये तो है पौधे का नाम। इस पौधे के जो कच्चे फल आते हैं, उन कच्चे फलों के दूध को सुखाकर उससे क्या तैयार की जाती है? अफीम तैयार की जाती है। समझ गए बात?
तो अफीम कैसे तैयार होती है, नेक्स्ट पॉइंट, अफीम कैसे तैयार होती है। अगर तैयार करने से संबंधित भी अपने प्रश्न आए तो भी इस पौधे का नाम तो अपने को याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त फल के दूध को सुखाकर, फल के दूध को सुखाकर अफीम तैयार की जाती है या अफीम प्राप्त की जाती है। समझ गए बात। और क्या एक नंबर का इसमें प्रश्न बन सकता है, जिनसे मतलब अफीम में जो नशीले पदार्थ आते हैं इनको अपन वर्ड काम में लेंगे एल्कोलाइड। मतलब इस दूध में, फल के दूध को, दो बार लिख दिया क्या, ये लो, इसमें मतलब इस दूध में अपन सिंपल लिखेंगे, इस दूध में निम्न एल्कोलाइड पाए जाते हैं। इस दूध में, या अपन कह सकते हैं अगर डायरेक्ट आपसे पूछे ना अफीम में कौन से एल्कोलाइड पाए जाते हैं, या पूछ ले अफीम के दूध में कौन से एल्कोलाइड पाए जाते हैं। अफीम के दूध में निम्न एल्कोलाइड पाए जाते हैं। अब इनकी बात करें अपन, एक तो नाम याद रखना आपको मॉर्फिन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मॉर्फिन हुआ, कोडीन हुआ। ये मॉर्फिन और कोडीन अपने जो दर्द निवारक जो दवाइयाँ आती हैं, औषधियाँ आती हैं, उनको बनाने में भी इनको काम में लिया जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। निकोटीन की बात की थी अपन ने, तंबाकू में भी ये पाया जाता है। नशीला पदार्थ है क्या, निकोटीन, जो तंबाकू में भी पाया जाता है और अफीम में भी पाया जाता है। 5 पदार्थ हैं इसके दूध में, 5 एल्कोलाइड हैं। 3 का नाम मैं लिख चुका हूँ और 2 का नाम इनके नाम पे ही है। पेपेवर से तो हो जाएगा पेपेवरिन, अगला कौन सा होगा, पेपेवरिन। सोमनीफेरम से हो जाएगा सोमनीफेरिन। क्या हो जाएगा, सोमनीफेरिन। ये कुछ फैक्ट हैं किसके, अफीम के, जो तुम्हें याद रखने हैं। सारे एक एक नंबर से संबंधित प्रश्न बनते हैं अफीम में। देखो अपन तो सब, जो आप लोग, चाहे मैं ले लो चाहे आप लोग जो अपना वीडियो देख रहे हो वो बच्चे, सब राजस्थान के मोस्टली अपन बात करें। राजस्थान में जो मारवाड़ साइड में है, मारवाड़ साइड में अफीम का काफ़ी प्रचलन है। मतलब जोधपुर हुआ, जोधपुर से उधर वाला जो भी बेल्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर हुआ, तो यहाँ क्या है कि यहाँ अफीम का ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ मेहमान नवाजी के रूप में भी अफीम दी जाती है। जैसे कोई मेहमान आया, कोई भी अपने घर पे फंक्शन होता है, तो वहाँ मेहमान नवाजी के रूप में क्या खिलाई जाती है, अफीम खिलाई जाती है। इसके अलावा यहाँ तक कि कई बार कई माताएं जो होती हैं, बच्चे को सुलाने के लिए भी बच्चे को क्या खिलाती हैं, अफीम खिलाती हैं। अब लगातार अफीम के सेवन से क्या होता है कि व्यक्ति अफीम का आदी हो जाता है। नशा कोई सा भी करो, लगातार अपन नशे का सेवन करते हैं तो अपने को उस नशे की लत लग जाती है, उसके बाद में उस नशे के बिना पर रह नहीं सकते। और यदि लगातार अफीम का सेवन किया जाता है तो उससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, मतलब व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। जैसे हाल ही में कोरोना चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन तो अभी तक बनी नहीं, तैयार हुई नहीं, तो कोरोना के बचाव के कुछ तरीके अपने को बताए गए हैं, मास्क वगैरह, कुछ दूरी अपने को रखनी पड़ती है दूसरे व्यक्ति से। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति की यदि इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि व्यक्ति में है, तो उसे कोरोना होने की संभावना ना के बराबर है। समझ रहे हो बात।
तो अफीम के इन नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अफीम में अपने को इतना ही ध्यान रखना है। अफीम के बाद में अपन चर्चा करें खाद्य पदार्थों में मिलावट। नशीले पदार्थ अपने जो भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, मोस्टली अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस पे एक लेख लिखवाया जाता है। आप अपनी भाषा में इस पर कुछ भी एक लेख लिख सकते हो। सिंपल है, कुछ किताब के वर्ड काम में लेते हुए मैं एक छोटा सा लेख लिख देता हूँ इस पे, ज़्यादा इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, देखते जाना। आज के समय बाजार में बिकने वाली अधिकांश बाजार में बिकने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में मिलावट आ रही है, मुख्य रूप से उन पदार्थों में जो दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में अपने सबके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, उनमें ज़्यादा मिलावट आ रही है। मुख्य रूप से उन पदार्थों में जो दैनिक जीवन में सभी के लिए उपयोगी होते हैं, मतलब उन पदार्थों में ज़्यादा मिलावट हो रही है, उपयोगी होते हैं। अब कुछ उदाहरण लिख देना, जैसे दूध, घी, तेल। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, खाद्य सामग्री जो बाजार में मिलती है। मैं यहाँ कुछ वर्ड वो लिख रहा हूँ जो अपने किताब में दे रखे हैं। होता क्या है कि देखो, किताब वाले लैंग्वेज लिखवाना भी हमारी कई बार मजबूरी होता है। कारण क्या होता है, कई बार चेक करने वाले के दिमाग में क्या रहता है, वो किताबी लैंग्वेज उसके दिमाग में हावी रहती है। समझ रहे हो बात। अब अगर ज़्यादा आंसर मैं मेरी लैंग्वेज में लिखवा दूँ और वो किताबी भाषा से अलग हो, तो हो सकता है कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में तो क्या है, वो किताबी लैंग्वेज ऐसी की ऐसी है, तो वो उसी लैंग्वेज में नंबर दे, दूसरी लैंग्वेज में आपके नंबर काट ले। हालांकि बेस्ट आंसर वही रहता है जो खुद की लैंग्वेज में दिया जाए, लेकिन फिर भी 10-12 के लेवल तक अपने को थोड़ा किताबी लैंग्वेज को ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। समझ गए बात। दूध, घी, तेल, और अपनी किताब में दे रखा है क्या, चाय पत्ती, मसाले, आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है। मिलावट होती है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में बाजार में बिकने वाली लगभग 30 से 40% वस्तुओं में मिलावट है। वस्तुओं में मिलावट है। इन मिलावटी वस्तुओं के सेवन से व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब देखो, कई चीज़ों के अपने पुस्तक में उदाहरण दे रखे हैं। हम मोस्टली उदाहरण लेंगे किसका, कोल्ड ड्रिंक का। लगभग सब सेवन करते हैं, सेवन करना नहीं चाहिए, है बहुत बुरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक भी। तो कोल्ड ड्रिंक से बचना ही चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक
इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आज बाजार में बिकने वाली, ये लिखा था मैंने यहाँ, और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में एक देखो, कोल्ड ड्रिंक्स में एक अम्ल मिलाया जाता है जिसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल, अब कोल्ड ड्रिंक अपन सेवन करते हैं तो इसका मतलब अपन अपने शरीर में ले रहे हैं। ये जो फास्फोरिक अम्ल है ना, ये दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और फास्फोरिक अम्ल में इतनी क्षमता होती है कि वह लोहे को भी गला सकता है, तो अपना शरीर तो कहाँ बचेगा। लगातार अगर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें, इसका मतलब फास्फोरिक अम्ल अपने शरीर में जा रहा है, और एक ऐसा अम्ल हम हमारे शरीर में ले रहे हैं जिस अम्ल की ताकत इतनी है कि वो एक लोहे को भी गला सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है इसी में आगे लिख लेते हैं अपन। इस अम्ल में इतनी क्षमता है कि यह लोहे को भी गला सकता है, यह अम्ल हमारे दांतों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, हमारे दांतों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हो गई किसकी, फास्फोरिक अम्ल की बात। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल रसायन भी पाया जाता है। अब सुनना इसके बारे में। देखो, कोल्ड ड्रिंक में मैंने पहले तो फास्फोरिक अम्ल की बात की, इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि भाई बहुत एक तरह से अपन जहरीला पदार्थ मान सकते हैं अपने शरीर के लिए, जो अपने शरीर को गलाने की क्षमता रखता है, और सर्वाधिक नुकसान किसको पहुंचाता है, ये दांतों को पहुंचाता है। अब कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल रसायन भी पाया जाता है। अब ये रसायन क्यों कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने को पता है कि पानी जम जाता है, और पानी जमकर उसकी क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। फ्रिज में अपन पानी को रखते हैं सिंपल वे में, उस पानी की क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। क्या आपने कभी देखा है क्या कि कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ी है और उसकी बर्फ बन गई? तो कोल्ड ड्रिंक की बर्फ क्यों नहीं बनी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आप पानी को रखो, कोल्ड ड्रिंक को रखो, पानी की तो बर्फ बन जाएगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बर्फ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा रसायन पाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पाया जाता है। और इस रसायन की वजह से यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमती नहीं है। इस रसायन को मीठा जहर कहते हैं। यह आपके एक शानदार प्रश्न बनता है, मीठा जहर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ना कि मीठा जहर किसे कहते हैं या क्या है बताइए, तो आपको ये 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। मीठा जहर क्या होता है?
कोल्ड ड्रिंक में एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता। इस रसायन को ही क्या कहते हैं? मीठा जहर कहते हैं। तो फर्स्ट लेसन ओवरऑल अपन बात करें तो पहला लेसन आज अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो ये जो अपने आरबीएससी के द्वारा जो सिलेबस डाला जा रहा है कि भाई 40% सिलेबस में कटौती करके बचा हुआ 60% सिलेबस अपने कोर्स में रखा जाएगा, तो अब इसमें पता भी नहीं कि कौन से लेसन हटाए जाएं। तो ये तो कन्फर्म है कि लेसन तो कम होंगे। पहला लेसन अपना कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी मतलब इसके बाद में सेकंड लेसन अपना प्रारंभ होगा। सेकंड लेसन अपन जो पुस्तक पढ़ रहे हैं अपनी साइंस की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, अपने दैनिक जीवन से संबंधित, अपने शरीर से संबंधित, अपने शरीर में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, इससे संबंधित है सेकंड लेसन। तो सेकंड लेसन का तो हटने की नाम मात्र की भी संभावना नहीं है। अगर सिलेबस कम किया जाए, बहुत से लेसन हटाए जाएंगे, लेकिन फिर भी सेकंड लेसन की तो हटने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सेकंड लेसन नहीं हटेगा, लेकिन फिर भी अपन कॉमन सेंस में सोचें तो सेकंड लेसन हटाने की वजह से तो फिर साइंस ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी 10वीं क्लास की। तो सेकंड लेसन हटने की ना के बराबर संभावना है। तो बहुत जल्दी अपन इस फर्स्ट लेसन के बाद में अगला जो अपना लेसन होगा वो सेकेंड लेसन होगा। तो आज का लेसन अपना कंप्लीट, फिर नेक्स्ट लेसन में फिर अपन मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।